हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सल्फ़र डाइऑक्साइड और फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के बारे में। ऑल्सो हमारा बैच 23 जून मंडे से स्टार्ट हो रहा है। द ओरिएंटेशंस आर लाइव and this is a batch which will have mentorship, like very closely guided mentorship by the faculty, priced at this amount if you use fresh start code. This is the code that you have to use. और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप 1800890303 पर कॉल भी कर सकते हैं. इनफैक्ट वी आर स्टार्टिंग विद environment only. Now let's come to the topic at hand. Now this topic is basically about sulfur dioxide and flue gas desulfurization. तो एक एक करके ना इनके बारे में जानेंगे. सल्फ़र डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक सिंपल चीज़ है कि ये एक टॉक्सिक गैस है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है. राइट, इट हैज़ अ पंजेंट स्मेल, गंदी सी इरिटेटिंग स्मेल होती है. पॉइंट ये है, इफ़ यू आर ब्रीदिंग इन तो आपको पता चल जाएगा दैट आप सल्फर डाइऑक्साइड को ब्रीद इन कर रहे हो. लेट्स से अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड आपके आसपास है, नाउ दे आर ओडरलेस, उनकी कोई खुशबू नहीं होती, तो आपको पता नहीं चलेगा. Whereas sulfur dioxide has a smell, a pungent smell, so as to say. अब उसके बाद अगर हम अर्थ में देखें तो बहुत ही कम कॉन्सेंट्रेशन में 15 पार्ट्स पर बिलियन में ये प्रेजेंट होती है. अब अगर आप इसको वीनस से कंपेयर करो, वीनस का एटमॉस्फेयर इज अबंडेंट इन सल्फर डाइऑक्साइड, 150 ppm में अवेलेबल होगा. दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अर्थ में इट्स 15 ppb, 15 पार्ट्स पर बिलियन, वहां पर 150 पार्ट्स पर बिलियन. देन इट इज एसिडिक. ठीक है, ये एसिडिक होती है बिकॉज इट टर्न्स द लिटमस पेपर पिंक. एसिडिक होती है ये. इनफैक्ट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फर डाइऑक्साइड का ना यूज भी दुनिया में सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है. Right, that is the important thing. So it is acidic. Then it is also reducing. Reducing nature रहता है इसका. Reducing nature होता है जो ऑक्सीजन को रिमूव करे या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी तरह से आप इसे देख सकते हैं. अब इतना समझ में आ गया. अब मैंने ना आपको ये बोला कि 15 पार्ट्स पर बिलियन ही प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो कहीं से तो नेचुरली आ रही है. तो इसका जो मेजर सोर्स है दैट इज वॉल्केनिक एक्टिविटी. ठीक है, मेजर सोर्स क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, दैट यू हैव टू नो. राइट, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैंने आपको बताया ही है कि सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर में ये यूज होती है, वहां पर ये यूज होती है. ठीक है, और प्रोड्यूस ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से नेचुरली होगी. एंथ्रोपोजेनिकली ये प्रोड्यूस होती है जब हम सल्फर रिच फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कोल है. ठीक है, उसके बाद वी हैव सार गैस और सार क्रूड ऑयल. इसका मतलब है दैट दे हैव हाई अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड. एक हमारे पास स्वीट गैस होती है. स्वीट गैस का मतलब है कि उसमें H2S बहुत ही कम है. सार का मतलब है कि H2S बहुत ज़्यादा है. राइट, आई थिंक इतना क्लियर है. अगेन आई एम रिपीटिंग, H2O इज अ पंजेंट टॉक्सिक गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में 15 पार्ट्स पर बिलियन में प्रेजेंट है, बिकॉज नेचुरल एक्टिविटीज लाइक वॉल्केनिक एक्टिविटी से ये प्रोड्यूस होती है. देन वीनस में इट इज 150 पार्ट्स पर मिलियन. फिर उसके बाद ये एसिडिक है. राइट, इट इज एसिडिक इन नेचर, इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर. अब यूज कहाँ पे होती है सल्फ्यूरिक एसिड? मैन्युफैक्चरिंग में. ऑल्सो इट इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, यूज हो रहा है कि यहाँ पर ये कम हो रही है. प्रोड्यूस कहाँ पर हो रही है? अगर हम कोल को बर्न करते हैं या किसी सल्फर रिच फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं, जिनको हम सार क्रूड ऑयल या सार गैस के नाम से भी जानते हैं. सार गैस इज नेचुरल गैस हैविंग हाई अमाउंट ऑफ H2S. ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट द बेसिक्स. उसके बाद इसके इम्पैक्ट्स बढ़ते हैं. इम्पैक्ट्स भी तो हमें जानने हैं, है ना. अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक एयर पल्यूटेंट है.
राइट आप इसे ब्रीद इन करोगे नॉर्मली, देखो ये ना प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी S2 यूज़ होता है और इतना टॉक्सिक नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में ब्रीद इन करेंगे तो प्रॉब्लमेटिक है। किसी को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, किसी को ऑलरेडी एस्थमा है, वो अगर ब्रीद इन करेगा तो उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो इट इज़ एन एयर पोल्यूटेंट, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को एग्रवेट करती है ये। अगर आपको एस्थमा है या आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं तो वो, एंड दैट टू इन हायर अमाउंट्स, ठीक है। फिर नर्व्स की फंक्शनिंग के साथ भी ये इंटरफेयर करती है। सो ये इसका मेजर रोल है कि इट इज़ एन एयर पोल्यूटेंट। But at the same time that you have to understand that it is also leading to the formation of acid rain. In fact ये एक ऐसा air pollutant है, NOx और SO2 ये acid rain बनाते हैं because they make nitric oxide and H2SO4, sulfuric acid and nitric oxide. So they contribute in acid rain. Then they also inhibit photosynthesis in plants, ठीक है। ये भी inhibit करते हैं, photosynthesis भी नहीं होती है plants में, नहीं हो पाती है इतनी इफेक्टिवली। तो ये एयर पोल्यूटेंट है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि मेजरली जो इसका प्रोडक्शन है ना वो कोल के बर्निंग से होता है। कोल जब बर्न होता है इन अ थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी तो एग्जॉस्ट निकलता है, एग्जॉस्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लू गैस। अब इस फ्लू गैस में आपको CO2, NOx, SO2 सब मिलेगा, ठीक है। SO2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ thermal power plants. That is one reason. Then the other reason, it is also used in the production of paper को जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो ये रिलीज़ होता है, ठीक है। स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स, मेटल का स्मेल्टिंग होता है जब आप मेटल के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो तो बहुत सारे ना पोल्यूटेंट्स बाय प्रोडक्ट्स रिलीज़ होते हैं जिसमें SO2 है। तो यहाँ पर सब जगह पे SO2 रिलीज़ हो रहा है और यूज़ कहाँ पे हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, राइट। सो अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बेसिक्स आपके क्लियर है। इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एयर पोल्यूटेंट एज फार एज बर्निंग ऑफ कोल इन थर्मल पावर प्लांट्स इज कंसर्न्ड, और इसके इम्पैक्ट्स भी हमने देख लिए। अब इसका ना अगर हम एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि जब सल्फ़र डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, चाहे वो वॉल्केनिक इरप्शन से रिलीज़ हो या फिर थर्मल पावर प्लांट्स में रिलीज़ हो रहा है, तो इट कंबाइंस एंड फॉर्म्स एरोसोल्स, ठीक है। एरोसोल्स ये बनाता है। अब ये जो नॉर्मली जो एरोसोल्स होते हैं ना वो ग्रीन हाउस गैस की तरह बिहेव करते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। लेकिन जो सल्फेट एरोसोल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो सल्फेट एरोसोल्स होते हैं ये ना सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब कि ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी वजह से ना जैसे यूरोप है ना, यूरोप में अब कोल तो नहीं है, थर्मल पावर प्लांट्स ना के बराबर है। ब्रिटेन ने लास्ट ईयर ही अपना लास्ट थर्मल पावर प्लांट क्लोज किया तो वहाँ पे नहीं है सल्फर डाइऑक्साइड क्योंकि कोल ही नहीं है। अब वहाँ पर ना ग्लोबल वार्मिंग होती है 2.7 डिग्री सेल्सियस मोर देन द एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। इंडिया में इट इज़ 0.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यूरोप में 2.7 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम दुनिया का एवरेज 1.5 डिग्री सेल्सियस ले रहे हैं तो इंडिया में इट इज़ जस्ट 0.7 डिग्री सेल्सियस और यूरोप में 2.7। क्यों? क्योंकि यूरोप में थर्मल पावर प्लांट्स नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फेट एरोसोल्स बन रहे थे और जो वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे सनलाइट को, वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो यूरोप में एक एग्रावेटेड वार्मिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसका ना पॉजिटिव इम्पैक्ट है। देखो नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने देख लिया कि एयर पोल्यूशन है ना। पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि ये क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग को कम करता है। इसी वजह से जब हम एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे ना तो थोड़ी सी वार्मिंग एक बार बढ़ेगी। इसको कई कई जगह पे ना क्लाइमेट पेनल्टी भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसी टर्म्स यूपीएससी की फेवरेट हैं, राइट। सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो, राइट। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में ना जो सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है बहुत ज़्यादा है। किसी टाइम पे ना चाइना में बहुत ज़्यादा था, फिर चाइना ने ना फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन करके एक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ किया। फ्लू गैसेस आर बेसिकली एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है। फ्लू गैसेस क्या है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं। जब हम थर्मल पावर प्लांट में कोल को बर्न करते हैं तो जो भी एग्जॉस्ट निकलता है उसे फ्लू गैसेस कहा जाता है। इसमें CO2, CO, NOx, SO2 सब रहता है, पार्टिकुलेट मैटर सब रहता है, बट मेजॉरिटी कोल से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का मतलब क्या है, जिसको हम FGD भी कहते हैं, कि फ्लू गैसेस से ना हम डीसल्फराइजेशन कर रहे हैं, हम सल्फर को रिमूव कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। अब FGD एक बहुत ही कारगर टेक्निक है, 90% सल्फर डाइऑक्साइड इससे रिमूव हो जाता है।
अब ना 3 तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ होती हैं, बट उसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है आपको? अभी मैंने बताया कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है, तो अगर आप कोई बेसिक कंपाउंड जैसे लाइमस्टोन ले आएंगे तो लाइमस्टोन विल रिएक्ट विद दिस एंड प्रोड्यूस अ न्यूट्रल कंपाउंड। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व, हो गई सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव, है ना। तो एफजीडी का बेसिक प्रेमाइस क्या है कि हम एक बेसिक कंपोनेंट या बेसिक कंपाउंड के साथ डील करते हैं। अब 3 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। पहला है ड्राई सॉर्बिट इंजेक्शन। ड्राई सॉर्बिट इंजेक्शन में हम कुछ नहीं कर रहे, हम लाइमस्टोन यूज कर रहे हैं। लाइमस्टोन इज अ पाउडर्ड सॉर्बेंट, ठीक है। क्या है ये? पाउडर्ड सॉर्बेंट है, इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जो फ्लू गैसेस में सल्फर डाइऑक्साइड है वो इससे रिएक्ट करेगा, फिर जो भी कंपाउंड बनता है उसको रिमूव कर लेते हैं विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का एक और यूज पता है क्या है? ये पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है, ठीक है। सो ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन में क्या कर रहे हैं हम? लाइमस्टोन को यूज कर रहे हैं। फिर एक वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट। अब वहां पर हमने पाउडर फॉर्म में लाइमस्टोन को यूज किया था, यहां पर हम यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ लाइमस्टोन स्लरी, ठीक है। हम लाइमस्टोन स्लरी यूज करें, वेट लाइमस्टोन यूज कर रहे हैं, लाइमस्टोन स्लरी यूज कर रहे हैं। ये कंबाइन करता है सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, ये बना लेता है जिप्सम। जिप्सम को हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, और ये ना सबसे कॉमन टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है, वाइट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट। उसके बाद है सी वाटर। सी वाटर ट्रीटमेंट वहाँ पर होता है जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स कोस्टल एरियाज के पास हैं, ठीक है। सी वाटर अब्जॉर्ब कर लेता है सल्फर डाइऑक्साइड को, राइट। फिर वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड निकाल कर उसको सी में वापस डाल दिया जाता है। सो वी हैव 3 टेक्निक्स, ठीक है। ड्राई सॉर्बेंट इंजेक्शन, वेट लाइमस्टोन ट्रीटमेंट एंड सी वाटर। सो अब ये देखो, ये हो गया हमारा एफजीडी, है ना, हो गया। अब इंडिया में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला था कि हर एक थर्मल पावर प्लांट में ना एफजीडी लग जाना चाहिए। सबसे पहले ना इन्होंने 2015 में डेडलाइन दी थी कि लग जाना चाहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जिसके अंडर थर्मल पावर प्लांट्स आते हैं, उन्होंने डेडलाइंस को एक्सटेंड करने की बात करी, और अभी जनवरी में ना रिसेंटली फिर से डेडलाइंस एक्सटेंड की गई हैं टू 2027, 2028, 2029। 2027 इन ये तीनों वेरिएबल क्यों हैं? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया में है या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के नज़दीक है तो 2027 तक उसे कंप्लाइंस शो करना है, उसे एफजीडी यूनिट इंस्टॉल करना है। एफजीडी यूनिट इंस्टॉल करने में ना 2 साल लगते हैं, और ये ना बहुत ही महंगा है। जैसे 1 मेगावाट के लिए ना आपको 1.2 CR चाहिए होता है, ठीक है। बहुत महंगा है। इंडिया की कैपेसिटी कुछ 2.2 लाख मेगावाट है, तो आप खुद से प्राइस का हिसाब लगा सकते हैं कि कितना महंगा है, राइट। और इससे क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स हैं वो भी 0.72 पर किलोवाट इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये इसके साथ ना इश्यूज़ हैं। अब ना जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं, और ये ना और भी सर्कल्स में ये कहा जाता है कि आप ना एफजीडी मत यूज़ करो, ठीक है, मत यूज़ करो। सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता भी है ना तो उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता। आप यूज़ करो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स जो पार्टिकुलेट मैटर को ख़त्म करेंगे, और पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 को ख़त्म करेंगे। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का मतलब क्या है? जिसका डायामीटर 2.5 माइक्रोन मीटर से कम है, और ये इतना बारीक होता है, ये आपके लंग्स में जाके आपके हार्ट में चला जाता है और डेथ्स कॉज करता है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। ये सबसे खतरनाक है। इसको कम करने के लिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगाते हैं। एक तो वो PM को टारगेट करेंगे, और वो सस्ते भी हैं, वो 25 लाख पर मेगावाट में लग जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ना अब ये कह रहे हैं कि छोड़ो एफजीडी को और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स पर आओ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई नीडेड टू कवर, और मैंने ये पूरा इसमें शेयर किया हुआ है। फॉर इंस्टेंस अगर आप सल्फर डाइऑक्साइड की बात करो ना, मैंने आपको अभी बताया कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है ना वो ग्लोबल वार्मिंग कम करता है, तो ये टेबल ज़रूर देख लेना। इसमें देखो ये ग्लोबल वार्मिंग कम कर रहा है, NOx भी ग्लोबल वार्मिंग कम करते हैं, ठीक है। अब हिंदू, जहाँ से मैंने ये आर्टिकल लिया ना, वहाँ पर लिखा हुआ था कि सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, तो प्लीज़ वेरीफाई करना और उसी ये बात चीज़ें देखना। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि हमारा शेखर टू शिखर बैच आ रहा है। प्लीज़ मुझे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और ये जो बैच है इसमें मेरे अंडर भी गाइडेंस होगी, फैकल्टी के अंडर गाइडेंस होगी, शेखर सर के अंडर गाइडेंस होगी, एंड इट इज़ प्राइस्ड वेरी रीजनेबली। कम प्राइस का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है। आप हमारे ट्रायल्स देख सकते हैं, यू विल गेट एन आइडिया, राइट। और दूसरी चीज़ ये है कि बिल्कुल ही बेसिक से हम बिल्ड करते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक से बिल्ड करना। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माई एंड। और इस पूरे लेक्चर में कहीं भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछना, आई ट्राई टू एड्रेस इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।